नमस्कार फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में और आज़ाद हिंद फौज का गठन कैसे हुआ उसके बारे में जानेंगे। ये टॉपिक हम आरबीएससी सीनियर क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। इसमें वो सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कंपटीशन एग्जाम में इस टॉपिक से आते रहे हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब हमें यहाँ जानना होगा कि शुरुआत कहाँ से हुई है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ था। इस युद्ध में भारतीय सैनिकों को भी अंग्रेजों की तरफ से हिस्सा लेना था। 1941 में दिसंबर 1941 में जापानी सेना ने उत्तरी मलाया में ब्रिटिश सेना को पराजित कर दिया था। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की ओर से कैप्टन मोहन सिंह थे। इसी समय उनके मन में विचार आया कि क्यों ना आजाद हिंद फौज का गठन कर दिया जाए। इस समय भारतीय सेना जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रही थी वो हार गई थी। भारतीय सैनिकों के साथ कैप्टन मोहन सिंह ने भी जापानी सेना के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद फरवरी 1942 में सिंगापुर का पतन हो गया। सिंगापुर पतन के बाद 40,000 भारतीय सैनिकों को जापानी सेना अध्यक्ष फुजीवारा ने कैप्टन मोहन सिंह को सौंप दिया। इसी क्रम में रास बिहारी बोस द्वारा इनके द्वारा 23 जून 1942 को भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की गई। इसकी स्थापना बैंकॉक में की गई थी और बैंकॉक के इस सम्मेलन में यह निश्चय किया गया कि भारतीय सैनिकों को और पूर्वी एशिया के नागरिकों को साथ में लेकर एक राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया जाए। इसी प्रकार रास बिहारी बोस द्वारा 1 सितंबर 1942 को आजाद हिंद फौज का गठन किया गया। रास बिहारी बोस के कहने से सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से पनडुब्बी द्वारा जापान आए और जापान से टोक्यो 4 जुलाई 1943 को पहुंचे और इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग का अध्यक्ष बना दिया गया। और टोक्यो में ही एक रेडियो द्वारा सुभाष चंद्र बोस ने यह ऐलान कर दिया कि अब वो ब्रिटिश सेना के साथ सशस्त्र युद्ध करेंगे। इसी प्रकार सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के कैथ हॉल में अस्थायी भारतीय सरकार की घोषणा कर दी, जिसे जर्मनी, जापान, इटली, बर्मा, थाईलैंड, फिलीपींस व मंचूरिया, यहाँ की सरकार ने सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई अस्थायी भारतीय सरकार को मान्यता देती।
इसी के साथ सुभाष चंद्र बोस ने जापानी सेना अध्यक्ष को इस बात के लिए भी राजी कर लिया कि अगर भारत बर्मा सीमा पर युद्ध होता है तो ब्रिटिश सेना के खिलाफ जापानी सेना का साथ भारतीय सैनिक भी देंगे। इसी तरह से सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों को एक नारा दिया, वो था दिल्ली चलो। और उनका फेमस नारा उन्होंने अपने भाषणों में खूब प्रयोग किया, वो था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता भी उन्होंने ही कहा था। सुभाष चंद्र बोस के रेडियो द्वारा ये शब्द थे कि भारत की मुक्ति का अंतिम युद्ध शुरू हो चुका है, तो हे राष्ट्रपिता, इस पवित्र मुक्ति युद्ध में हम आपसे आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। आजाद हिंद फौज का मुख्यालय सिंगापुर में रंगून में बनाया गया और नेहरू, गांधी, सुभाष आदि नाम से ब्रिगेड बनाई गई और महिलाओं के लिए झांसी रेजिमेंट बनाई गई। आजाद हिंद फौज की सेना जापानी सेनाओं के साथ आगे बढ़ती जा रही थी और इसी क्रम में उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को जीत लिया। अंडमान का नाम शहीद दिवस रखा गया, शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा गया और यहाँ भारतीय झंडा फहराया गया। 1944 तक जापानी सेना आगे नहीं बढ़ पाई और भारतीय सैनिकों को रसद सामग्री, गोला बारूद, दवाइयाँ आदि की परेशानी होने लगी और इसी तरह से 1945 में जापान द्वारा युद्ध हारने से आत्मसमर्पण कर दिया गया, जिससे आजाद हिंद फौज के सैनिकों की भी स्थिति कमजोर हो गई। जापानी सूत्रों के अनुसार 18 जनवरी 1945 को फार्मोसा द्वीप से ताईहोजू हवाई अड्डे से एक विमान द्वारा सुभाष चंद्र बोस यात्रा कर रहे थे। उस विमान में आग लग जाने से दुर्घटना हो गई और बोस को हॉस्पिटलाइज किया गया। इस बात के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ। उनकी मृत्यु को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। अब हम जानेंगे इसके बाद आजाद हिंद फौज के सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें बंदियों के रूप में भारत में लाया गया। भारत में लाने के बाद दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया गया। वो व्यक्ति थे शाहनवाज, गुरदयाल सिंह ढिल्लो, और कैप्टन सहगल। इसके लिए भारतीय जनता में तीव्र प्रतिक्रिया हुई और इनके वकील पक्ष के रूप में भूलाबाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, कैलाशनाथ काटजू, और अरुणा आसफ अली, इन सभी ने उन तीनों के
बचाव पक्ष के वकील के रूप में कार्य किया था, लेकिन सैनिक न्यायालय ने इन तीनों को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई, जिसके लिए भारतीय जनता में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। और उस समय तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड बेवर। इन्होंने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए इन तीनों की फांसी की सजा को रद्द कर दिया। आजाद हिंद फौज के सैनिकों की कार्रवाई का भारतीय जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा। जो जनता आजादी चाहती थी, अब वो सब्र नहीं रख रही थी, उन्हें तुरंत आजादी चाहिए थी। इसी प्रतिक्रिया को हमने देखा 1944 में, फरवरी 1944 में नौसेना द्वारा विद्रोह कर दिया गया। नौसेना के सैनिकों ने आजाद हिंद फौज का समर्थन किया, यानी कि आजाद हिंद फौज का असर संपूर्ण जनता पर पड़ा। अब हम जानेंगे सुभाष चंद्र बोस के प्रारंभिक जीवन के बारे में। बोस का जन्म 18 जन 1897 को हुआ था। पिता का नाम जानकी दास था और माता का नाम प्रभावती गुप्ता था। इनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा भी कटक में हुई थी। उच्च शिक्षा इन्होंने कलकत्ता से प्राप्त की थी। 1920 में इन्होंने ICS की परीक्षा पास की थी, लेकिन क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण इन्होंने ये सर्विस छोड़ दी। इनके राजनीतिक गुरु का नाम था चित्तरंजन दास। बोस के जीवन पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा। 1920 का असहयोग आंदोलन, इसमें बोस ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। इन्हें गिरफ्तार करके 1921 में 2 वर्ष की सजा सुनाई गई, 2 माह की सजा सुनाई गई। 1922 में चोरा चोरी कांड की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, जिसका बोस को गहरा दुख हुआ था। उन्होंने इसकी तीव्र प्रतिक्रिया भी की थी। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। बोस ने स्वराज पार्टी के विचारों का खूब प्रचार किया। 1924 में चित्तरंजन दास कलकत्ता के महापौर चुने गए। और इसी समय सुभाष चंद्र बोस कार्यकारी अधिकारी चुने गए थे। क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण इन्हें ये सर्विस छोड़नी पड़ी। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 6 महीने के लिए बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया गया। वहां से आने के बाद 1928 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट रखी गई थी, जिसमें औपनिवेशिक स्वराज की बात की गई थी, जिसका सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे, पूर्ण स्वराज चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष भी चुने गए थे। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन
और 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन में इनके प्रतिद्वंदी थे पट्टाभी सिद्धावीरमैया। पट्टाभी सिद्धारमैया इनको गांधी जी भी पसंद करते थे, वो भी यही चाहते थे कि ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने इनको पराजित कर दिया और बोस अध्यक्ष चुने गए। लेकिन कांग्रेस में गांधी जी के समर्थन का धड़ा ज्यादा था और गांधी जी के विचार और बोस के विचार मेल भी नहीं खाते थे, इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कांग्रेस द्वारा सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के लिए कांग्रेस में किसी भी तरह के सदस्य के रूप में रहने पर प्रतिबंध लगा दिया। बोस द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जनता को अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए कहा गया था। 1940 में भारत सुरक्षा कानून, इस कानून के अंतर्गत बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में रहते हुए बोस ने आमरण अनशन शुरू कर दिया, जिसके कारण इन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन उसके बाद इन्हें इनके निवास स्थान कलकत्ता में एल्गिन रोड पर इनका मकान था, वहां इन्हें नजरबंद कर दिया गया। लेकिन 1941 में एक पठान के भेष में ये काबुल पहुंच गए और वहीं से ये जर्मनी पहुंचे और जर्मनी से ये बर्लिन पहुंच गए। बर्लिन में इनकी मुलाकात हिटलर से हुई और यहाँ जर्मनी में ही इन्हें नेताजी कहकर पुकारा गया। जापानी सूत्रों के अनुसार 18 अगस्त 1945 में एक विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन अभी तक इसके कोई पुख्ता प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होते हैं। आज की क्लास में हमने ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान से देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।